तो जैसे कि ये थ्रेशोल्ड लिमिट का जो बात हम बताया जितना भी, ठीक है, इस चीज को आप सेक्शन 22 में दिखा सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 22 क्या बताता है, पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर होगा। तो इसमें जैसे हम नोट्स में जो आपको हम बताए हैं वो और स्पेसिफिक है, आप जब करेंगे तो फॉर सप्लायर्स, इसको दो कैटेगरी में हम लोग बांटे हैं, फॉर सप्लायर्स एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड सेकंड फॉर सप्लायर्स एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको जब आप नोट्स पर जाएंगे तो एक बार फिर से देखिएगा, उसका और क्लैरिटी दिया हुआ है, तो जिसमें आपको समझना है। चार्ट है तो चार्ट में आपको ब्रीफ में हर चीज कर देते हैं, नोट्स में आपको हर एक चीज मिलेगा, लेकिन चीज वही है। ठीक, तो सेक्शन 22 में व्हेन अ पर्सन विल बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो द आंसर इज इफ द पर्सन is involved in supply of goods or services or both, if crosses the said threshold limit, then he, she or it will be liable to get registered under section 22 of the GST Act। क्लियर है बात कि अगर इस लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, थ्रेशोल्ड लिमिट को, तो सेक्शन 22 में वो लायबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन देने के लिए। मतलब अगर ये क्रॉस नहीं करता है तो लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। क्लियर है बात? सेक्शन 22 और थ्रेशोल्ड लिमिट का आपको बात समझ में आना चाहिए। देन कम्स पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इसमें बोलता है कौन कौन व्यक्ति लायबल नहीं होगा, तो बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सक्लूसिवली सप्लाई करता है गुड्स, सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज, या दोनों करता है, और वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टैक्सेस अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप गुड्स सप्लाई करते हो नो डाउट, लेकिन वो गुड्स कैसा है, एग्जेम्प्टेड है, मतलब वो दायरे में आता ही नहीं है, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी रिक्वायर्ड। इसके अलावा कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट है जो खेती का काम करता है, जितना वो खेत में उगाता है सामान, उतना तक के लिए खेती करने वाला व्यक्ति जो है, जरूरी नहीं खाली खेती ही करे, और भी काम कर सकता है, कोल्ड स्टोरेज मेंटेन कर सकता है ना, मतलब खेती का सामान बेच सकता है, ठीक है ना, जो भी है। तो बोलता है जो सामान बेचता है या कोल्ड स्टोरेज मेंटेन कर रहा है, खेती हरी है, लेकिन वो खेती नहीं कर रहा है, कल्टीवेशन नहीं कर रहा है, मगर इस तरह का काम कर रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन के लायबल होगा। लेकिन यहां बोलता है एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, जमीन से जो उपजा कर वो सप्लाई करता है कोई भी चीज को, उसका अमाउंट जो भी रहे, अगर वो है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं होगा। एग्रीकल्चरिस्ट वोंट बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी सब्जेक्ट टू the extent of produce supplied out of the cultivation from the land, जमीन से जो भी वो उपजा रहा है और सप्लाई कर रहा है, उसके लिए वो लायबल नहीं होगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। खाली वही कोई काम करता तो लायबल नहीं होगा, लेकिन अगर पार्टली कुछ और भी करता है तो वो वाला बात को छोड़ देंगे, और जो अदर थिंग करता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाएगा। एंड थर्ड इज द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तीन बात ही खाली कही गई है इसमें 23 में, है ना, कि लायबल कौन नहीं होगा। पहला, ऐसा व्यक्ति जो फुल्ली सप्लाई जो कर रहा है, एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहा है, या सर्विसेज, या दोनों सप्लाई करता है, व्हिच इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड, होली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सीजीएसटी और एसजीएसटी, देन इन दैट सिचुएशन ही or she or it won't be required to get registered under GST as far as section 23 is concerned। ठीक। Second, agriculturist liable नहीं होगा to the extent of produce made from cultivation of land and supplied by him or her or it, जितना वो उपजा रहा है जमीन पे और सप्लाई कर रहा है, उसके रजिस्ट्रेशन पे लायबल नहीं होगा। एंड थर्ड इज गवर्नमेंट रिकमेंड कर, गवर्नमेंट भी किसी किसी को रजिस्ट्रेशन लेने से मना कर सकता है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल।
जीएसटी काउंसिल बोला भाई इस कैटेगरी के लोगों को आप छोड़ दीजिए, रजिस्ट्रेशन मत लेने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो उस केस में वो आ जाएगा। आई थिंक इट्स अंडरस्टैंडेबल। तो 22 हो गया, 23 हो गया। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। हु आर रिक्वायर्ड टू गेट देमसेल्फ कंपल्सरली रजिस्टर्ड, ठीक है। तो एक लिस्ट है, ध्यान रखेंगे, और उसमें लिमिट का कोई चक्कर नहीं रहेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट का चक्कर नहीं रहेगा। जैसे पहला है पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। इंटरस्टेट समझ में आता है, 1 रुपया का भी आप सप्लाई करेंगे इंटरस्टेट तो यू विल बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 1 रुपया का भी, ठीक है ना, लेकिन कोई लिमिट नहीं है उसमें। ये जो लिमिट जितना भी हम लोग बात किए, ये सारा का सारा हम लोगों का इंट्रास्टेट सप्लाई पे एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब यही हुआ, लिखा नहीं है ऐसे, लेकिन हम लोग को डिराइव समझना पड़ेगा कि जब बोल रहा है कि इंटरस्टेट आप टैक्सेबल सप्लाई करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, तो भाई फिर लिमिट किस चीज का था? अरे इंट्रास्टेट सप्लाई का लिमिट था ये, ठीक है, ऐसा कहीं लिखा नहीं, लेकिन यही चीज इंटरप्रिटेशन हो रहा है। सेकंड थिंग, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। बताएंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, हम लोग बता चुके हैं लास्ट क्लास में, है ना, मीनिंग के अंदर। फिर भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। यहाँ पर लिमिट का कोई चक्कर नहीं, ध्यान रखिएगा, थ्रेशोल्ड लिमिट का। नेक्स्ट इज पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैंने कल बताया था आपको कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, इधर फिर डिस्कस भी कर सकते हैं। अभी खाली ये समझिए कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगा। तो पहला जो इंटरस्टेट सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज का, दूसरा आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्संस हो गया, तीसरा हो जाएगा पर्संस जिसको कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत, है ना, टैक्सेस पेमेंट करना है वो। इसके बाद पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मैंने कहा था कल, प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर सेलिंग और बाइंग द गुड्स सर्विसेज, उस तरह के लोग, तो वो लोग भी कंपल्सरीली रिक्वायर्ड होंगे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। ठीक, 4 हो गए। नेक्स्ट इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्संस मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। ठीक, इसके अलावा persons who are required to deduct tax under this act, जो टैक्स काटने के लिए लायबल है, टीडीएस जिसको बोलते हैं, इस एक्ट में लायबल जो होंगे, they too are required to get themselves registered. इसके अलावा person who make taxable supply of goods or services or both on behalf of other taxable person, whether as an agent or otherwise। मतलब जैसे हम बताए थे, कंसाइनर कंसाइनी का अगर रोल प्ले कर रहा है कोई भी, तो अगर मान लीजिए मैं कंसाइनर और शुभम कंसाइनी, मेरे बिहाफ में अगर वो सप्लाई कर रहा है, उसका लिमिट कुछ भी रहे परवाह नहीं, बट ही इज आल्सो रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। ठीक, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, खाली नाम ध्यान रखिए, समझाएंगे क्या होता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। देन पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ थ्रू एन ई कॉमर्स। एक तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को लेना ही पड़ता है रजिस्ट्रेशन, लेकिन जो सप्लाई करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स और सर्विसेज का, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवेबल सर्विसेज फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर डाटा इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है, विदेश से सप्लाई कर रहा है, तो जो रेसिपिएंट है ना, ही और शी मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। समझ रहे? तो आजकल तो इंटरनेट जमाना है, तो इंफॉर्मेशन का आप सप्लाई कर सकते हो कहीं से कहीं भी, तो जो भी इस प्रकार का रिसीव करेगा दे विल बी लायबल, ऑनलाइन जो भी सप्लाई कर रहा है। And last but not least, such other person or class of persons as will be notified by the government on recommendation। ये हर जगह रहेगा कि गवर्नमेंट को पावर है ये करने का कि किसको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करना है, तो वो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। लेट मी जस्ट टेल यू नाउ, है ना, कि हु आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। माइट बी कि एक आध दो स्किप कर जाए, लेकिन ट्राई करते हैं
पहला, any person who is making interstate supplies, taxable supplies of goods or services. Second is casual taxable persons. Third, persons liable to pay tax on reverse charge mechanism. E-commerce operator, person supplying goods or services through e-commerce operator. Then input service distributor, non-resident taxable person. Then is person selling goods on behalf of the principal as an agent is also required to get into registered. Supplying, any person supplying online informations or retrieving such informations. Then any persons recommended by GST Council to the government, means government will have the power to ask any person to get registered compulsorily on the recommendation of the GST Council. एक लास्ट एक बच गया मेरे से, that is person who is liable to deduct tax under this act. So they are the persons, all these persons, those who are required to get themselves compulsorily registered under the GST Act, section 25 of the section 24 of the GST Act, it specifically says that. तो section 22, 23 and 24. 22 में क्या था? Person liable to get themselves registered, उसमें ये चीज़ कोरिलेट करने का. Persons not liable, तीन तो बता दिए, सिंपल सा है. एग्रीकल्चरिस्ट हो गया, एग्जेप्टेड सप्लाई करने वाला, और जो गवर्नमेंट रिकमेंड इसको कर गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पे. और कंपल्सरी में एक लिस्ट ऑफ पर्संस हो गए 24 में, those who are required to get themselves compulsorily registered under this act.